when the object lies in the rarer medium and the image formed is virtual। दो तीन चीजें फिर से बताऊंगा। पहला, जो रियल इमेज बनती है, जो रियल इमेज बनती है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ बीच में लेंस रखा हुआ है, इधर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जो रियल इमेज बनेगी वो हमेशा यहाँ बनेगी और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। मतलब रियल इमेज हमेशा राइट हैंड साइड पर बनेगी और जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती ही है। दूसरा, ये तो रियल में केस था। दूसरा केस अगर हम वर्चुअल की बात करें तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इमेज इसी साइड बनेगी, बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, वो तो दूसरी चीज है। मतलब वो डिमिनिश्ड बनेगी या एनलार्ज बनेगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारा ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ है ना, इमेज उसी साइड बनती है जब इमेज वर्चुअल होती है। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, इसका मतलब इमेज हमारी इसी साइड बनेगी और जो वर्चुअल इमेज होती है वो सीधी होती है, यानी कि डायरेक्ट होती है। ठीक है ना? तो इस फंडे को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा लेंस नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस दिखाऊंगा। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ये होगी ऐसे, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। इधर मिटा रहा हूँ। हमने बोला कि ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, और मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ, मतलब छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट के जैसा ऑब्जेक्ट है। तो ये वो हो गया। यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, टकराएगी, ये होगी हमारी इंसिडेंट लाइट। उसके बाद जब मैंने बोला कि इधर जो हमारा मीडियम है ये रेयरर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स µ1, और अब इधर जो है, इधर है जो मीडियम है ये डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया हमने µ2। रेयरर से डेंसर में जाएगी तो थोड़ा सा ये डेविएट होगी, मतलब इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम नॉर्मल बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पर। इस सरफेस पर मैंने नॉर्मल बनाई कैसे? तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा सा टिल्ट हो गई ऐसे कि नॉर्मल की तरफ झुक गई थोड़ा सा, ठीक है ना? और ये जो नॉर्मल बनी है, इस नॉर्मल को, ये जो पॉइंट है ये वाला, इस वाले पॉइंट को बेटा मैंने एन बोल दिया। नॉर्मल जहां पर इसको स्ट्राइक करती है, इस पॉइंट को हम सी बोल देते हैं। नॉर्मल किसी भी स्फेरिकल मिरर के, स्फेरिकल लेंस के केस में, नॉर्मल जब प्रिंसिपल एक्सिस को जहां स्ट्राइक करती है वो वाला पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सी। ठीक है, तो ये सी हो गया। उसके बाद मैंने ये बताया था कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको भी बताता हूँ। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इसको अगर पीछे को खींचा हमने, तो यहाँ पर बेटा हमारी इमेज बन जाएगी। आई इज फॉर इमेज, तो यहाँ इमेज बन गई। अब देखिएगा, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोल देते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ ही एंगल बना रही है, इसको हम बोल देंगे, ये नॉर्मली तो एक्सटेंड हो रही है, इसको बोल दिया आर। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको मैं बोलता हूँ अल्फा।
इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं बीटा, और ये जो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है इसको हम बोल देते हैं गामा। और यहां से मैं एक ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे, ठीक है। और इसको, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मैंने P बोल दिया था, और इस वाले पॉइंट को मैंने M बोल दिया था। पहले ये बता दीजिए बेटा, डायग्राम दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर? हाँ सर। हाँ, डायग्राम हाँ क्लियर सर। दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद ये सारे मैंने एंगल्स वगैरह देख लिए, उसके बाद हम सीधा सीधा जानते हैं कि जो ये पॉइंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आर नहीं बेटा, गामा है। अल्फा ऑब्जेक्ट तो बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो अल्फा। इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगा वो बीटा, और नॉर्मल जो बनाएगा वो होगा अल्फा बीटा, ठीक। उसके बाद में अब आप ये देखिए, ये जो P है और O है, ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये हम सब जानते हैं क्या होता है, U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां से इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है, ये हम सब जानते हैं, ये होता है V। और इसी तरीके से E और C के, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोल देते हैं हम, और यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सॉरी, तो ये सारी की सारी टर्म्स हो गई। अब हम जो इसमें ट्रायंगल्स बने हैं, अब हम उन ट्रायंगल्स को देंगे। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल एनओसी, एन ओ और सी। और याद रखिएगा, सबसे पहले मैंने इससे पहले वाले केस में भी क्या करा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाला था, और क्या यूज करा था, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वो यूज करा। देखिए, हम लेंगे एन ओ और सी, इन ट्रायंगल एनओसी। ये जो आई है ना, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये हो जाएगा इसके बराबर वाला एंगल एनओसी में। बराबर वाले एंगल को नहीं लेते, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। बताइए जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पहले देखा था एनओसी, अब देखेंगे एन आई और सी, एन आई सी। इन ट्रायंगल एन आई सी, बिल्कुल सीधा सीधा है यहाँ पर कि ये एन हो गया, ये आई हो गया, ये सी हो गया। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल है आर, इसके बराबर वाला एंगल तो ये हो जाएगा, इसको छोड़ दो। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, बीटा और गामा, तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। फिर से वही एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये करने के बाद में फिर हम ये बोलेंगे कि ये जो है, यहाँ पर एंगल जो है वो बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो सपोज all the rays are para-axial। हमने माना जितनी भी रेज है वो सारी की सारी पैरा एक्सियल है,
जब रेज सारी की सारी पैरा एक्सियल्स हैं तो एंगल्स विल बी वेरी स्मॉल, देन द एंगल्स अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा I and R will be very small. ये सारे के सारे एंगल्स बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे। तो फिर वही काम करेंगे। हमने ये बताया था जब एंगल्स छोटे होते हैं तो tan थीटा, मान लो कोई थीटा एंगल बहुत छोटा है तो tan थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू थीटा एंड sin थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू थीटा बट cos थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू 1। तो cos वाला केस हमें लेना ही नहीं है, हमें tan और sin लेना है बस, और कुछ नहीं। तो अब हम ये कहेंगे कि अल्फा इज इक्विवेलेंट टू tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्विवेलेंट टू अल्फा, एक ही बात है। अभी tan अल्फा क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ना यहाँ से, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि nm अपॉन om, nm अपॉन om, ठीक है। और nm अपॉन om है तो om को मैं op बोल दूंगा, nm अपॉन op। ये ओपी कैसे हो गया, क्योंकि P और M जो है ना बहुत नजदीक नजदीक है, तो हम ये कह देंगे रीजन में सिंस P is very close to M, क्योंकि P और M बहुत क्लोज है तो हमने कह दिया कि चाहे OM बोल दो या OP बोल दो एक ही बात है, क्योंकि दूरी बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली ले ली, इसीलिए इक्वल का साइन में लगा तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन लगा, ठीक। वही काम फिर बीटा में करेंगे, क्योंकि एंगल स्मॉल है तो बीटा इज इक्विवेलेंट टू tan बीटा। अब बीटा क्या होगा, बीटा देख लीजिए, tan बीटा बेटा क्या हो जाएगा, nm अपॉन in, nm अपॉन in इक्विवेलेंट टू, बिकॉज m इज वेरी क्लोज टू p, तो इसको हम ip बोलते हैं। और ip क्यों बोलेंगे, क्योंकि ip जो है वो v के बराबर है इमेज डिस्टेंस, तो nm अपॉन ip, ठीक है। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, फिर बात करते हैं गामा की। गामा इज इक्विवेलेंट टू tan गामा, और tan गामा क्या होगा, nm अपॉन mc परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और फिर वही बात है कि m इज वेरी क्लोज टू p, तो मैं इसको mc ना बोलकर मैं इसको पूरा pc बोल दूंगा, क्योंकि pc मुझे मालूम है कैपिटल R के बराबर है, तो nm अपॉन pc। अल्फा बीटा गामा क्लियर है बेटा, तीनों को बताइए, हाँ सर। ठीक है। चलिए जी, उसके बाद हम कहेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये लेते हैं ना, तो साइन आई अपॉन साइन आर ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर, तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा 1 म्यू 2। और लिखा कैसे जाता है, इसको रेशो कैसे लिया जाता है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, 1 म्यू 2 को लिखते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, since I and R are also very small, therefore sin I is equivalent to I and sin R
इज इक्विवेलेंट टू स्मॉल आर। म्यू1 साइन आई की जगह आई लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा म्यू1 इनटू आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर की जगह पर आर लिख दीजिए। फिर म्यू1 अब आई की वैल्यू डालेंगे। आई की वैल्यू हमने निकाली थी शुरुआत में अल्फा प्लस गामा, आर की वैल्यू निकाली थी बीटा प्लस गामा, तो वैल्यू डाल दीजिए म्यू1 इनटू अल्फा प्लस गामा, म्यू1 इनटू अल्फा प्लस गामा और म्यू2 इनटू बीटा प्लस गामा। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। प्रोसीजर थोड़ा बहुत आप ये समझ लीजिए, थोड़ा बहुत जो रिजल्ट आएगा ना वो थोड़ा बहुत अलग आएगा, बाकी जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है जैसा पहले करा था। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा इधर कर लेते हैं म्यू1 इनटू, अब बेटा वैल्यू डालिए, सारी ये वैल्यूज मैं निकाल चुका हूं पहले। देखो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या थी nm अपॉन op लिखिएगा, अल्फा की जगह लिखिएगा nm अपॉन op प्लस गामा, गामा की वैल्यू क्या है nm अपॉन pc इज इक्वल टू म्यू2 बीटा प्लस गामा, बीटा की वैल्यू है nm अपॉन ip प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा की अगेन nm अपॉन pc। और अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ न्यूमरेटर में nm कॉमन निकाला जा सकता है, इधर भी न्यूमरेटर से nm कॉमन निकाला जा सकता है, तो म्यू1 इनटू nm ब्रैकेट में 1 अपॉन op प्लस 1 अपॉन pc इज इक्वल टू म्यू2 इनटू nm ब्रैकेट में 1 अपॉन ip प्लस 1 अपॉन pc। अब ये nm से nm कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया म्यू1 और 1 अपॉन op। op क्या है, o से लेकर p तक ये डिस्टेंस कितना है, u है, बट ये लेफ्ट साइड में मेजर करने वाला डिस्टेंस है, तो इसको u ना लिखकर बेटा माइनस u लिखेंगे हम। 1 अपॉन माइनस u प्लस 1 अपॉन pc। pc क्या है, p से लेकर c तक का डिस्टेंस, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट ये राइट हैंड साइड पर है तो इसको मैं पॉजिटिव का r लिखूंगा इज इक्वल टू म्यू2 1 अपॉन ip कहां पर है, लेफ्ट साइड में, और डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो लेफ्ट में मेजर करा जाएगा तो माइनस v और प्लस pc अगेन राइट हैंड साइड में, p से मेजर करा जाएगा ना तो राइट हैंड साइड, तो ये r हो गया प्लस का r। क्लियर है ना। ठीक है जी, इसके बाद देखेंगे अब मैं इधर वाला बिठा रहा हूँ, इस साइड वाला। आकृति क्लियर क्लियर है। यस सर। और समझना बहुत धीरे से, वो आदर्श नहीं आकृति और क्लियर। यस सर। आकृति की बहुत धीरे आ रही है, बोलिए। अब ये हो जाएगा माइनस म्यू1 अपॉन यू, माइनस म्यू1 अपॉन यू और प्लस म्यू1 अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस म्यू2 अपॉन वी प्लस म्यू2 अपॉन आर। अभी हम क्या करेंगे, ये जो अपॉन में आर वाला है ना, इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन आर माइनस म्यू1 अपॉन आर। म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। बताइए जी, क्लियर है सभी को।
समझ गए? हाँ सर। ठीक है। और अब इसके बाद में तीसरा केस देखेंगे। द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। मतलब अभी क्या था, ये सेकंड केस था। फर्स्ट केस में क्या था, देखो सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी और इमेज बनेगी। फर्स्ट केस में क्या था, रियल। दूसरे में क्या है, ये ऑब्जेक्ट रखा है रेयर मीडियम में और रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है लाइट, लेकिन इमेज बनेगी वर्चुअल। अब क्या है, अब तीसरा केस कि अब रे ऑफ लाइट वो डेंसर से रेयर में जाएगी और इमेज रियल बनेगी। तो जरा थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस, when the object lies in when the object lies in denser medium and the image formed is real. The object lies in denser medium and the image formed is real. चलिए जी, ऑब्जेक्ट जब है, जब डेंसर मीडियम में लाई करेगा तो देखिए हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं। तो अब जो है ना, हमें डेंसर इधर है और इधर है, आप बस इसको पलट कर बना दीजिए, आप इसको ऐसे कर दीजिए। हाँ, ये तो वर्चुअल थी जो जो कि जहाँ जो ऑब्जेक्ट के साइड में जब इमेज बनती है तो उसको वर्चुअल बोल देते हैं। मैं अब क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं डेंसर से रेयर में कर रहा हूँ, मतलब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लाइट रेस को इधर करने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ना लेंस को पलट कर लगा रहा हूँ। इसलिए मैंने ये कर्व ऐसे था तो इस कर्व को पलट कर लगा दिया, इधर डेंसर और इधर। हाँ, क्योंकि हम बाई कन्वेंशनली हम ना ये लेकर चलते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट में ही रहे। इस वजह से डेंसर को इधर दिखाने के लिए मैंने इसको इधर ऐसे पलटा। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में दिखाने के लिए लेंस को मैंने इस तरह से रख दिया है और यहाँ पर हो गया बेटा डेंसर मीडियम। डेंसर को हम म्यू2 बोल रहे थे तो यहाँ पर भी म्यू2 ही बोलेंगे डेंसर को। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 और रेयरर का म्यू1, रेयरर का म्यू1। इमेज हमारी रियल बनेगी तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, जब इमेज रियल बनेगी तो इमेज राइट हैंड साइड पर ही बनेगी। ठीक है, चलो जी, ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट से ये रे ऑफ लाइट गई। अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल देखिए, ऑब्जेक्ट हो गया ओ, नॉर्मल जहां पर लेंस को टकराती है उस पॉइंट को बोल दिया हमने एन, एन जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को टकराता है उसको हम बोलते हैं सी। ठीक है, और जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट ये नॉर्मल है ना, ये डेंसर है, डेंसर से रेयर में आई तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी। तो वैसे तो जाती है ऐसे सीधी, पर इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसलिए इधर है वो। और जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को टकराएगी वहीं हमारी इमेज बन जाएगी। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल के एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो अल्फा, नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो गामा, और इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो बीटा। यहाँ तक तो क्लियर है, सेम टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा,
उसके बाद देखेंगे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है बेटा, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बना रही है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये वाला एंगल हो गया आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये गामा हो गया और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पर और ये हो गया एम। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इसको मैं बोल देता हूँ पी। बताइए जी यहाँ तक तो किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर। आकृति नो सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर वही काम करना है जो पहले करा था, वही सेम ट्राइंगल। सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल एन ओ सी को, फिर लेंगे ट्राइंगल एन आई सी को। ठीक है, तो वही चीज करनी है, आई और आर निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। सारी रेज पैरा एक्सियल है तो अल्फा विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट टू tan अल्फा, बीटा विल बी इक्विवेलेंट टू tan बीटा। आप एक याद करोगे, सिर्फ एक का प्रोसेस आपको याद करना है और बाकी जो चारों है ना उनके सिर्फ और सिर्फ आपको रे डायग्राम याद करना है और कुछ नहीं करना, सब बिल्कुल सेम है, एक जैसे ही। थोड़ा बहुत माइनस प्लस का अंतर आएगा बस डेरिवेशन। देखिए हाँ सर। इन ट्रायंगल एनओसी, एनओसी यानी कि ऑब्जेक्ट की बात करनी है सबसे पहले। तो एनओसी में आप ये देखना कि अब मेरा एक्सटीरियर एंगल क्या है बेटा, ये है गामा। सर ये जो डेरिवेशन होते हैं ये कितने मार्क्स में आते हैं? डेरिवेशन तो ज्यादा नंबर में आता है कि ये तो ज्यादा जैसे नंबर आता है। 3 नंबर में और 1 नंबर का न्यूमेरिकल इनके साथ आ जाता है। एक नंबर का न्यूमेरिकल को साथ में चिपका देते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है सर। ठीक है ना, देखिए इन ट्रायंगल एनओसी, एनओसी में गामा, गामा अब इसके बराबर वाला एंगल तो कोई है नहीं, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा। अभी गामा नहीं निकालना, मेरे को तो आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ठीक है, यही इसी तरीके से मैं यहाँ लिखूंगा जैसे ट्रायंगल एनओसी है तो ऐसे ही हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एनआईसी। ये हो गया एन आई और सी, ये गामा और ये बीटा। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है मेरा, आर, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। दोनों के लिए कॉमन लिख लीजिए यहाँ नीचे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गई है, उसके बाद देखिएगा फिर वही ऑल द रेज आर पैराक्सियल। पैराक्सियल सो एंगल्स आई, आर, अल्फा, बीटा एंड गामा will be very small। ये एंगल्स बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे तो फिर वही चीज है कि अल्फा विल बी इक्विवेलेंट टू tan अल्फा, और tan अल्फा देखो क्या है, nm अपॉन om, nm अपॉन om। m इज वेरी क्लोज टू p तो इसको बोल देंगे op।
NM अपॉन OP। उसके बाद बीटा इज इक्विवेलेंट टू tan बीटा, और tan बीटा क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि NM अपॉन MI। इसको बोल देंगे बिकॉज M इज वेरी क्लोज टू P, तो इसको क्या बोल देंगे IP। इसी तरह से गामा इज इक्विवेलेंट टू tan गामा is equal to perpendicular NM upon CN is equivalent to NM upon CP। रीजन तो लिख दीजिएगा बिकॉज E is very close to M। ये हो गया। उसके बाद आप फ्रॉम स्नेल्स लॉ सब सेम है, अंतर आएगा लेकिन वहां पर देखना, वहां पर जो आई था ना वो अल्फा प्लस गामा था, वहां पर आई क्या होगी गामा माइनस, वो साइन का अंतर आएगा। तो इसलिए बस डायग्राम याद रखना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारे प्रोसेस पूरा स्ट्रक्चर फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हम फिर वही करेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, अब याद रखने वाली चीज क्या है, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो 1 म्यू 2 नहीं होगा, 2 म्यू 1। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 2 म्यू 1 है तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2, 1 म्यू 2 था तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 था, तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 मल्टीप्लाई करिए म्यू 2 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 1 साइन आर। ये हो गया। चलो जी, तो साइन आई इज इक्विवेलेंट टू आई एंड साइन आर इज इक्विवेलेंट टू आर। अच्छा, अब देखिएगा म्यू 2 साइन आई की जगह आई डाल दो बस, म्यू 2 इंटू आई इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू आर। म्यू 2 इंटू आई क्या है, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू बीटा प्लस गामा। वैल्यू डालो सकती है, गामा माइनस अल्फा, गामा देखिए क्या है, गामा है एन एम अपॉन सी पी माइनस अल्फा क्या है एन एम अपॉन ओपी। म्यू 1 बीटा प्लस गामा, बीटा क्या है एन एम अपॉन आई पी प्लस गामा क्या है एन एम अपॉन सी पी। अब देखिएगा, देखो जैसे सीपी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस आर, यहां से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से ये यू, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस ये हो गया वी। हम समझ गए कि ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने वाले लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंस होते हैं सारे नेगेटिव होते हैं, तो आर भी मेरा नेगेटिव, यू भी मेरा नेगेटिव, सिर्फ वी पॉजिटिव। तो ड्यू टू, और न्यूमरेटर में एनएम है, एनएम ले लो कॉमन, 1 अपॉन सीपी, सीपी के अपनी से मेजर करा जाएगा ना, तो 1 अपॉन माइनस आर माइनस एनएम तो मैंने कॉमन ले लिया तो 1, और ओपी ऑब्जेक्ट वी माइनस यू, v1 इंटू nm, यहाँ भी nm कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन आई पी, पी और आई में डिस्टेंस कितना है v, वो भी पॉजिटिव का, और प्लस 1 अपॉन सीपी क्या है, सीपी माइनस आर।
अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया और एन एम से एन एम कट गया। म्यू टू ब्रैकेट में ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको पहले लिख लो 1/u और 1 प्लस अपॉन माइनस माइनस, तो 1/u माइनस 1/r इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/r। फिर एक्सपेंड करिए mu2/u माइनस mu2/r इज इक्वल टू mu1/v माइनस mu1/r। r वाले एक तरफ ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, mu2/u माइनस mu1/v is equal to mu2/r minus mu1/r। अब हमारा क्या इसमें फोकस रहता है, हम ये देखते हैं कि जो mu1 है ना, mu1 को मेरी कोशिश रहती है कि पॉजिटिव रखो, तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। mu1/v माइनस mu2/u, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा mu1 माइनस mu2/r, माइनस से माइनस कट गया। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। अपॉन v माइनस mu2/u इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2/r। ठीक है, अगला देखिएगा, ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। ठीक है, ये थर्ड केस था। फोर्थ केस यहाँ कर रहा हूँ इसको मिटाकर, ये हो गया ना बेटा, नोट कर लिया ना इधर वाला, हाँ सर। इधर नोट कर लिया दोनों। बताइए आकृति, प्रिया, Yes, sir. कर लिया कर लिया। अब फिर वही है कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और डेंसर से रेयर में लाइट ट्रेवल कर रही है, लेकिन इस केस में हमारी जो इमेज है वो रियल ना बन के वर्चुअल बनेगी। And the object lies in, दिखाई दे रहा है ऊपर का? नहीं, ठीक है। हाँ सर। And the object lies in denser medium and the image form is virtual। वर्चुअल इमेज का सेम पढ़ना, वर्चुअल इमेज हमारी सेम साइड में बनती है। अब जब डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम का मतलब मैं इसी तरीके से कर्व बनाऊंगा लेंस को। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v2 और ये रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1। तो ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकलेगी, यहाँ नॉर्मल बना लीजिए, उसमें क्या है कि नॉर्मल जो है पीछे की तरफ जाएगी, ये ऑब्जेक्ट है। नॉर्मल वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम एन बोल देते हैं,
ये जहां पर टकराती है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस केस में जब टेंसर से जाती है ना, जब इमेज वर्चुअल बनेगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे हो जाता है काफी, ठीक है ना। अच्छा, मतलब बड़ा बनेगा कर्व। अच्छा, उसके बाद जो हमारी इमेज है, इमेज वर्चुअल बनेगी तो ये हमेशा मतलब इसके और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है। तो इमेज यहाँ बनेगी, अब वो कैसे देखिएगा, डेंसर है, डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। कायदे से तो रे ऑफ लाइट इस तरीके से जाती है ना, रे ऑफ लाइट इस तरह से जाती, सीधी निकल जाती, पर अब रेयर में जा रही है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी, ठीक है। कायदे से तो ऐसे जाती, अगर इट इट बेंड्स, अगर वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है तो इधर बेंड हो जाती, लेकिन नॉर्मल तो इधर है, तो नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। नॉर्मल मैं इधर बना रहा हूँ, एन इधर लिख रहा हूँ, ये इससे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ऐसे जाएगी तो जब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे बेटा इमेज यहाँ पर बनेगी। बताइए क्लियर है? हाँ और सर। क्लियर है? आकृति प्रिया आज आवाज कम आ रही है। यस सर। क्लियर है। क्लियर है आकृति? यस सर। ठीक है, आवाज तुम्हारी ना आकृति आज बहुत धीरे आ रही है। सर पता नहीं आज मेरे लगता है फोन में दिक्कत हो रही है, सुबह सुबह अभी भी बहुत धीरे आ रही है, समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब वही सारा हमारा है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो बनाएगा एंगल वो अल्फा, इमेज जो बनाएगा वो एंगल बीटा, और यहाँ नॉर्मल जो बनाएगी वो एंगल हो जाएगा गामा। यहाँ से एम से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये इस पॉइंट को मैंने बोल दिया एम, और ये वाला पॉइंट है पी। पी से आई तक का जो डिस्टेंस है वो है वी, पी से ओ तक का जो डिस्टेंस है वो है यू, और पी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो है आर, सॉरी कैपिटल आर, ठीक है। ये है। अब जरा देखिएगा, फिर वही काम करना है आपको। क्या? सबसे पहले इन ट्राइंगल एन ओ सी, हाँ, तो खैर एक काम करते हैं, जैसे कि इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो गया आई। ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल होता है आर, जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए इन ट्राइंगल एन ओ सी, ट्राइंगल एन ओ सी में गामा और ये आई, तो गामा प्लस आई इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल क्या है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू गामा प्लस आई, यहाँ से आई निकालेंगे तो आई क्या हो जाएगा अल्फा माइनस गामा। उसी तरह से इन ट्राइंगल एन आई सी, ट्राइंगल एन आई और सी, इसमें देखिएगा ये बीटा तो हो गया एक्सटीरियर एंगल, इसके बाजू वाले एंगल को तो लेंगे नहीं, और बीटा इज इक्वल टू गामा। अब ये वाला एंगल अगर आर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई और नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये पूरा एंगल तो बेटा आर ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये समझते हैं कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ये पूरा एंगल भी आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, थोड़ा सा ना छोटा दिखाई दे रहा होगा, समझिएगा कि इधर आर है तो ये भी आर ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्लियर है? नहीं होना चाहिए। प्रिया एंगल समझ में आ गया? चलिए ठीक है, इन ट्राइंगल एम आई सी, ये गामा हो गया, ये वाला एंगल आर हो गया, और ये एक्स एंगल, तो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा।
गामा प्लस आर निकालना है मुझे, तो आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, क्लियर, एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। उसके बाद फिर वही ऑल द रेज ऑफ डायरेक्शन, इसके बाद ये लिख लो, सपोज ऑल द रेज ऑफ डायरेक्शन, so angles I R alpha beta and gamma will be very small, alpha will be equivalent to tan alpha, तो tan alpha क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि nm अपॉन om, nm अपॉन om, और फिर om को क्या करोगे, इक्विवेलेंट कर दोगे OP के, nm अपॉन OP, फिर tan बीटा, तो ये हो जाएगा nm अपॉन im, it will be equivalent to nm upon ip, tan गामा क्या हो जाएगा, nm upon cm, which will be equivalent to nm upon cm की जगह कर दीजिए cp, because m is very close to p, ये हो गया। उसके बाद फिर वही स्नेल्स लॉ, from Snell's law sin I अपॉन sin r, मैं कहां से कहां जा रहा हूं, 2 से 1 में, तो 2 mu 1 sin I अपॉन sin r, 2 mu 1 को क्या लिखेंगे, mu 1 अपॉन mu 2, mu 2 sin I is equal to mu 1 sin r, ठीक। अब mu2 sin I की जगह सीधा सीधा I लिखो, और mu1 sin r की जगह सीधा सीधा r लिखो, ठीक है। रीजन मेंशन कर दीजिए, सिंस sin I is equivalent to I and sin r is equivalent to r। तो वैल्यू डाल दीजिए I की और R की, mu2 into I की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू mu1 into R की वैल्यू क्या है, बीटा माइनस गामा, mu2 into अल्फा माइनस गामा, अल्फा की वैल्यू डालिए, अल्फा क्या है, nm अपॉन OP, माइनस गामा क्या है, nm अपॉन CP, बीटा माइनस गामा, बीटा क्या है, nm अपॉन IP, और माइनस गामा nm अपॉन CP, nm कॉमन ले लो, mu2 into nm, यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन OP माइनस 1 अपॉन CP, mu1 into nm 1 अपॉन IP माइनस 1 अपॉन CP, nm से nm कैंसिल, mu2 OP, ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो u नेगेटिव होगा, माइनस u माइनस 1 अपॉन, जो c है वो भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो माइनस r, mu1
1 अपॉन आई वो भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो माइनस v और माइनस 1 अपॉन माइनस r, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है, तो सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव। हाँ, तो म्यू2 हो गया माइनस 1 अपॉन u और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन r। म्यू1 ये हो गया माइनस 1 अपॉन v और माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन r। एक्सपैंड करिए, माइनस म्यू2 अपॉन u प्लस म्यू2 अपॉन r इज इक्वल टू माइनस म्यू1 अपॉन v और प्लस म्यू1 अपॉन r। इसको इधर ले आओ, म्यू1 अपॉन v माइनस म्यू2 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन r। बताइए जी, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस का देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के दो ही केस हैं, जैसे यहाँ 4 केस थे तो उसमें 2 ही केस हैं, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसको। ठीक है, तो अभी इतना ही करते हैं, फिर वही बात है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, देखता हूँ अगर कल मुझे मौका मिलता है तो दोपहर में रखता हूँ क्लास, नहीं तो फिर परसों तो होगी ही। ठीक है सर। हाँ आकाश, कल स्कूल तो नहीं जाना ना? नहीं सर। ठीक है, तो कल अगर होगी तो 1:30 है ना, अगर हुई तो 1:30, नहीं तो परसों तो होगी। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।